हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इन सभी बातों पर डिस्कशन कर लिया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमने डेफिनेशन देख ली थी, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि सरकार कैसे काम करेगी, है ना। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे फिर से पढ़ेंगे। ओके, सो टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के पास, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जो डेमोक्रेटिक हैं, तो उनके पास अपना एक संविधान है ही है। ऐसा कुछ हद तक मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, देखिए, while all democratic countries are likely to have a constitution, but it is not necessary। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी के पास जो डेमोक्रेटिक हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो ही। ठीक है, देखिए, आपको बता दिया था, we already discussed about कि constitution are divided into two types. The first type is written document and the second type is unwritten document. Written document are found in India and America, and unwritten constitution is found in generally in Britain. Okay, so the constitution serves several purposes। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्पस है जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है। फर्स्टली क्या करता है ये, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स, है ना, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मतलब जो ये कुछ ऐसे आदर्श बताता है। यहां से देखिए, इसके जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से देखना है कि फर्स्टली ये हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये क्या बताता है हमें, कि कुछ आइडियल्स है, मतलब कुछ आदर्श हैं जिनके आधार पर देश में सिटीजन्स रहते हैं। ठीक है, उन कुछ आदर्शों पर लोग जीते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आदर्श है कि हमारे हमारी सरकार को, सोसाइटी को आगे लेकर चलना है, समाज में कोई भूखा ना मरे, इन सब चीजों को सरकार को इंश्योर करना है। ठीक है, और पुट अनदर वे, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई हैं। मेनी थिंग्स we adopted which is very important for our diverse society, है ना। जैसे हमारे यहाँ, बस आप ये समझिए कि जैसे 6 मान लीजिए माइनॉरिटीज है ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स कि ये इन 6 माइनॉरिटी को अच्छे से शक्तियां देता है कि आप कभी भी, आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि जो मेजोरिटी में है, मतलब जो हिंदुज्म है, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो आपका शोषण कर दे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हमारा जो संविधान है वो बताता है ना। तो ये क्या करता है, हमारी जो सोसाइटी है इसके बारे में बताता है कि हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है। ठीक है, अ कंट्री is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। मतलब जैसे हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आप मान लीजिए कि एनआरसी बिल आया, आपको पता है एनआरसी क्या है। एनआरसी आपको पता है क्या है, सिटीजनशिप को लेके एक बिल आया। अब इस बिल में क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आएंगे उनको भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना, और बांग्लादेश से। ठीक है, तो जो ये एनआरसी कानून था, ठीक है, अब इसको लेके, ठीक है, हिंदू जो है, जो सिख है, उनको उनकी आपसी सहमति हो सकती है कि ये कानून अच्छा है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये उसकी सहमति अच्छी नहीं हो सकती है कि ये कानून अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उनके कुछ अपने रिलीजियस बिलीफ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे किसी भी प्रकार के जो ऐसे कानून हैं उनको मान्यता नहीं देता है जनरली, कि आप किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करो। ठीक है, लेकिन ये कुछ इनका कहना है, सरकार इस पर कहती है कि जो ये हम एनआरसी ला रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मेजोरिटी में है, तो ये लोग जो है अपने मेजोरिटी है और इनकी मेजोरिटी हमारे यहाँ भाग के आएगी, तो हम कैसे इतने लोगों को रिसोर्सेज देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे संविधान ने बताया है कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं और सभी लोगों की जो आइडियल्स हैं, जो उनकी थिंकिंग्स है वो सेम नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सभी अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग यानी अलग अलग कम्युनिटीज, इन सभी को क्या करता है, यूनाइट करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट all person in a country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be governed। मतलब संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन की एक ऐसी बुक है which
विच कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वो ऐसे प्रिंसिपल उसमें हैं जिन पे जो देश के सभी व्यक्ति हैं उन पर सबकी सहमति है। ठीक है, कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता है हमारे यहाँ, मतलब कि हमारे संविधान के बारे में ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारे संविधान ने किसी ग्रुप या किसी तबके या किसी जो कम्युनिटी है उनको ध्यान में नहीं रखा। हमारे संविधान ने सभी धर्मों, सभी ग्रुप्स, सभी को ध्यान में रखा है। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अ सेट ऑफ रूल्स, सॉरी यहां तक हमने पढ़ लिया है ना, सेकेंड है ना, हाँ। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन यहां तक हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दे वांट टू बी गवर्न, मतलब देश के जो लोग हैं वो कैसे चाहते हैं कि हमारा देश कैसे गवर्न हो, ये सारी बात सबकी सहमति के साथ संविधान में लिखा गया है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें केवल ये नहीं बताया गया है कि सरकार कैसे काम करेगी, बल्कि कुछ ऐसे सर्टेन आइडियल्स यानी कुछ ऐसे आदर्श हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो हमारे देश में हैं, दैट दे जिसपे सभी लोग बिलीव करते हैं, उनको भी जगह दी गई है ना। किसी के अपने कुछ आदर्श हैं, जैसे मान लीजिए समाज को किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज को आगे ले जाना चाहता है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि गरीबों का शोषण ना हो, है ना। तो इन सभी आदर्शों को, इन सभी आइडियल्स को हमारे संविधान में जगह मिली है। संविधान केवल हमारा सेट ऑफ रूल्स नहीं है ना, इन सभी चीजों को भी इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, देखिए ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है नेपाल की। अब नेपाल में आपको जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि नेपाल में क्या हुआ। पहले देखो वहां पर मोनार्कियल शासन था, मतलब वहां पर राजा का शासन था। फिर लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया, है ना। उन्होंने कहा कि हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ये सब डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। फिर एक बार क्या हुआ कि देखिए यहां पर पढ़ते हैं इसको, द कंट्री ऑफ नेपाल विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी यहां पर बहुत सारे जनता के विद्रोह हुए जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990s दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी लास्टेड फॉर 12 इयर्स अंटिल 2002, है ना। मतलब इन्होंने यहाँ पर नेपाल में क्या हुआ, 1990 में 1990s में राजा के खिलाफ बगावत हो उठी कि हमें जो है डेमोक्रेसी चाहिए। देखिए राजा काम करता है, राजा जब कोई काम करेगा तो उसमें राजा ही खुद फैसला लेगा और उसको ना किसी के पास हटाने की ताकत है, ना वो कभी चेंज होगा, और फिर राजा के बाद फिर राजा का लड़का ही राजा बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है होती रहती हैं, और शासन जो है क्या होता है कि डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है। वो डिक्टेटर मतलब तानाशाह की तरह काम करने लगता है, जैसे हिटलर काम करता था। ठीक है, तो यही सारी चीजें नेपाल में होती थी। वहां पर किंग का शासन था, लेकिन इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र citing the Maoist uprising in the countryside as his reason began taking over different aspect of the government with the army assistance। मतलब जो यहाँ पर किंग ज्ञानेंद्र हैं, इन्होंने सन 2000 में क्या किया, मिलिट्री की सहायता ली, और मिलिट्री की सहायता लेके वहां पर जो नेपाल में करप्शन है या नेपाल में बहुत सारी चीजें थी, जो माओइस्ट अपराइजिंग था। मतलब माओइस्ट क्या होता है, माओइस्ट होते हैं, माओइस्ट का ये कहना होता है बच्चों कि जो पावर होती है वो रन करती है बंदूक की नली पर, पावर रन्स ऑन द बैरल ऑफ गन। ये माओइस्ट कहते हैं कि अगर कहीं पे भी क्रांति हो रही है तो पहले क्या करना चाहिए, लोगों को जो अमीर हैं या जो राजा हैं उनको मार देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, ये बात कहते हैं कौन, माओइस्ट लोग कहते हैं। ठीक है, और हाँ, तो उसके बाद फिर इन्होंने आर्मी की हेल्प से क्या किया, फाइनली 2005 में इन्होंने फिर से वहां पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। देन द किंग फाइनली टुक ओवर एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। देखिए 1990 में स्टार्ट हुआ, है ना, 1990 में स्टार्ट हुआ, और 1990 में स्टार्ट होने के बाद 2002 तक डेमोक्रेसी रही, है ना। और फिर 2002 में डेमोक्रेसी के बाद फिर 2005 में क्या हुआ, फिर किंग का शासन हो गया, है ना। और फिर अभी 2014 में इनका फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर जो है वहां पर डेमोक्रेसी अभी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कुछ चीजें थी जो नेपाल में घटित हुई। ठीक है, द माओइस्ट ज्वाइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन 12 पॉइंट एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट सिग्नल्ड टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू द डेमोक्रेसी। फिर क्या किया, जो ये माओइस्ट लोग थे इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, पावर बेशक जो है बंदूक पर चले, लेकिन हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के थ्रू चुन कराएंगे, है ना। तो इन्होंने वहां पर लोगों का यानी जनता का, पीपल्स ऑफ नेपाल का इन्होंने वो सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि एक पीपल मूवमेंट स्टार्ट करा दिया 2006 में कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को फिर से चाहिए, हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए, डेमोक्रेसी जनता के लिए अच्छी होती है। इट्स रिपीटेडली रिफ्यूज्ड द स्मॉल कंसेंसस, है ना, हाँ, कंसेंसस दैट द किंग मेड
And finally, in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form government. फिर किंग ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत दिनों तक किंग इसको टाल ना सके, और 2006 में उन्होंने कहा एक काम करो, आप सभी लोग जो है चुनाव की तैयारी करो, और चुनाव के बाद जो है हम डेमोक्रेसी को फिर से जो है क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे, है ना। तो फिर 2007 में फिर वहां पर चुनाव हुआ और नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और 2014 में मैंने बताया आपको फिर से फाइनल इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। This above photo shows scenes of the people movement in 2006 in the demand of democracy in Nepal। ठीक है, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर डेमोक्रेसी की डिमांड करते हुए लोगों की हैं। 2006 में ये नेपाल में ये चल रहा है। ठीक है, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।